बच्चों, सॉल्यूशन के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मोलैरिटी का कंसेप्ट सीखा। आज हम लोग सबसे पहले नॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे। जब मैंने मोलैरिटी सिखाया था तो मैंने क्या बोला था? यूनिट ध्यान रखो, मोलैरिटी, उसमें मोल आता है, मोल पर लीटर इज मोलैरिटी। बस इतना ध्यान रखो, मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर। मोल ऊपर है मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लीटर नीचे है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला था? जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हम सीखने वाले हैं उन सब में डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन रहेगा। सिर्फ मोलैलिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है, मोलैलिटी, इधर लिखा भी है मोलैलिटी, जिसमें कि नीचे सॉल्वेंट आता है, वो भी उसमें मास आता है। ऐसे ही नॉर्मेलिटी की बात करना हो तो सिर्फ आपको कितना ध्यान रखना है? इसका यूनिट, और इसका यूनिट है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका यूनिट क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या बोल सकते हैं इसको? इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका यूनिट आ गया ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इससे इसका डेफिनेशन ही बना जाएगा। क्या बोलोगे? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट और इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट विच आर डिसॉल्व और प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि मैंने क्या बोला? जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उन सब में सॉल्यूशन आता है। मोलैलिटी एक ऐसा है जिसमें कि नीचे सॉल्वेंट आता है। तो यहां पर हम लोग इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट्स, या नहीं भी लिखो डेफिनेशन तो भी चलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्योंकि यूनिट से आप डेफिनेशन निकाल ही सकते हैं, ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट बात है, सॉल्यूशन में इज नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी को डिनोट किया जाता है n से। अब आगे बात करेंगे हम। तो यहां पर हम उसको नॉर्मेलिटी लिखना तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसको जैसे हमने मोलैरिटी पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही कई तरीके से लिख सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये हो गया एक फॉर्मूला, डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अगर यहां वॉल्यूम ml में हो तो क्या करना चाहिए? ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो VML अपॉन 1000 करेंगे, ऊपर चला जाएगा, तो W इंटू 1000 डिवाइड बाई EW इंटू VML, ये बन गया। बिल्कुल मोलैरिटी की तरह है। मोलैरिटी में क्या था? मोल था, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था। यहां ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। अब ग्राम इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं? W बाई EW। तो इस तरीके से आपको नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मिल गया। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, कोई खतरनाक बात नहीं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी ऐसा खतरनाक बात नहीं है जिससे हम डरे। अब आपने मोलैरिटी समझ लिया तो नॉर्मेलिटी का यूनिट के लिए फॉर्मूला लिखना भी आपको आना चाहिए। जैसे हमको नॉर्मेलिटी लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय VML। क्या ये फॉर्मूला परफेक्ट है? देखो न्यूमेरिकल में तो अपन यूनिट पे बहुत ज्यादा वो नहीं करेंगे कि हम 1000 का यूनिट लिखें, बट अपने को पता होना चाहिए कि इस 1000 का यूनिट होगा, और क्या होगा? ml पर लीटर।
जब इसका यूनिट होगा तभी तो क्या होगा, इस ml से इसका ml कैंसिल होगा और लीटर नीचे आएगा और हमको नॉर्मेलिटी का यूनिट मिलेगा इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हो गया नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला और नॉर्मेलिटी के कंसेप्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं मोलैलिटी। मैंने पहले बोला मोल नाम आया इसमें, देखो मोलैलिटी, मोल आया मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, लेकिन इसमें नीचे क्या रहेगा, सॉल्वेंट का मास रहेगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। मैंने क्या, देखो मोलैलिटी है तो मोल आ गया, और मैंने पहले बोला था मोलैलिटी में नीचे सॉल्वेंट का मास आता है, मास का यूनिट क्या होगा, केजी होगा, तो मोल पर केजी आ गया। यही मोलैरिटी होता, MOLARITY, मोलैरिटी RITY, तो क्या होता, मोल पर लीटर होता, और वो भी लीटर के इसका होता वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता। यहां पर एक केजी क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो अगर इसको डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट which are present or dissolved present in 1 kg of solvent. Moles of solid which are present in 1 kg of solvent is मोलैलिटी, और मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, जबकि मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ध्यान रखिएगा, मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। अब इसका अगर फॉर्मूला लिखना हो तो क्या हो जाएगा, मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ, ध्यान रखिएगा सॉल्वेंट है ना कि सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला था, पहले ही बोल दिया था, आपको क्लियर कर दिया था, बाकी कंसंट्रेशन टर्म में नीचे आपको सॉल्यूशन रखना है, मोलैलिटी में आपको नीचे सॉल्वेंट रखना है। अब इससे आप दूसरे फॉर्मूले भी बना सकते हैं। कैसे, मोल को क्या लिख सकते हैं आप, W/mW इंटू W ऑफ सॉल्वेंट, और इसका यूनिट क्या रखेंगे, केजी। आगे वही बात, अगर मान लो यहां पर ये ग्राम में हो तो क्या रखेंगे, W, ये W किसका है, सॉल्यूट का है, क्योंकि मोल किसका है, सॉल्यूट का, डिवाइड बाय MW किसका है, मोलर मास किसका है, ये भी सॉल्यूट का है, क्योंकि मोल, ये देखो ये मोल किसका है, सॉल्यूट का, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये जो मास है सॉल्वेंट का, अगर ये मान लो ग्राम में होता तो क्या करते, कंडीशन क्या है, आपको ये केजी में ही नीचे होना चाहिए, तो ग्राम को केजी बदलने के लिए क्या करते, 1000 से डिवाइड करते, नीचे 1000 आता उसको ऊपर ले जाते, दिया जाता इंटू 1000। तो देखिए इसको रटना कुछ भी नहीं है, डेफिनीशन बहुत सिंपल है, डेफिनीशन सिर्फ इतनी है, मोल पर केजी। डेफिनीशन सिर्फ कितनी है, मोल पर केजी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा सॉल्वेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये क्या है, सॉल्वेंट है। सबसे ज्यादा बच्चे इसी पॉइंट पे गलती करते हैं, यहां पर ये क्या है, सॉल्वेंट है, इसी को ध्यान रखना है, बाकी तो कुछ नहीं है। ये आ गया इसका फॉर्मूला। अब इसमें से कोई फॉर्मूला आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं रट्टा मारना, हर एक फॉर्मूला आप सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ पता होना चाहिए मोल पर केजी, उससे आप कोई भी फॉर्मूला यहां पर डिराइव कर सकते हैं, आप इमीडिएटली उससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। इधर रट्टा नहीं मारना है, दिमाग लगाना है, ठीक है ना। मोल पर केजी, केजी किसका, सॉल्वेंट का, मोल किसका, सॉल्यूट का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां केजी में अगर ग्राम में होता नीचे तो ऊपर 1000 आ जाता, खत्म हो गया काम। अब आप इन दोनों को नोट करिए, फिर अपन इसके आगे बात करते हैं। बच्चों
अब हम लोग सीखने वाले हैं नया कंसंट्रेशन टर्म पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी मतलब पार्ट्स पर बिलियन, पीपीटी मतलब पार्ट्स पर ट्रिलियन। एम से मिलियन, बी से बिलियन, टी से ट्रिलियन। मिलियन मतलब कितना हुआ? 10⁶। बिलियन मतलब कितना हुआ? 10⁹। और ट्रिलियन मतलब कितना हुआ? 10⁻12। अब देखिए इसका क्या मीनिंग है वो अभी अपन समझेंगे, लेकिन पहले समझते हैं इसकी जरूरत क्या है। तो पीपीएम, पीपीबी या पीपीटी इन कंसंट्रेशन टर्म्स की जरूरत तब पड़ती है जब कोई सॉल्यूट ट्रेसेस में हो। ट्रेसेस का मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहां एक, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं, ये एक कंटेनर है, इसमें कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। मान लेते हैं कि इस पूरे सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है, एक एग्जांपल के लिए 1,00,000 मिलीलीटर है, और इसके अंदर जो सॉल्यूट पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो सॉल्यूट पड़ा हुआ है बहुत कम क्वांटिटी में है। मान लेते हैं कि इसके अंदर 2 ग्राम सॉल्यूट है। अब अगर इसका हम वेट बाई वॉल्यूम निकालें या वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालें या स्ट्रेंथ निकालें तो हमें बहुत छोटा वैल्यू मिलेगा। जब ऐसी कंडीशन हो कि एक बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में बहुत कम क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसको हम ट्रेसेस बोलते हैं। ट्रेस मतलब क्या? बहुत कम। तो अगर ऐसा कंडीशन हो कि सॉल्यूट गिवन सॉल्यूशन में ट्रेसेस में प्रेजेंट हो, बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, तो इनमें से कोई भी एक कंसंट्रेशन टर्म यूज होगा। अब क्वांटिटी जितनी कम होगी उतना बड़ा हम नंबर यूज करेंगे, ठीक है ना। बहुत कम क्वांटिटी, बहुत ऐसे समझना, एक मैं समझाने के हिसाब से बोल रहा हूं कि क्वांटिटी बहुत कम है, पीपीएम यूज कर लिया। क्वांटिटी बहुत कम है, पीपीबी यूज कर लिया, पार्ट्स पर बिलियन यूज कर लिया। क्वांटिटी बहुत ही कम है तो पीपीटी यूज कर लिया। मतलब क्वांटिटी जितनी छोटी होगी हम इस नंबर को उतना बड़ा कर देंगे। अब ये क्या है एग्जैक्टली? जैसे मान लो मैं W/V की बात करूं तो मैं बोलूंगा 1 ml में कितना है, वो W/V है। W/V परसेंटेज की बात करूं तो मैं बोलूंगा 100 ml में कितना है। अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो मैं बोलूंगा 1000 ml में कितना है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में बहुत कम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट हो, तो हम लोग इनमें से कुछ भी यूज करेंगे। जैसे मान लो पीपीएम यूज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि 10⁶ ml में कितने ग्राम सॉल्यूट है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 10⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन इज पीपीएम। Amount of solute in gram which is present in 10⁹ ml of solution is ppb. Amount of solute in gram which is present in 10⁻12 ml of solution is ppt, parts per trillion। ये यहां पर मेन कंसेप्ट है। तो होता क्या है, पीपीएम, पीपीबी और पीपीटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे आर यूज्ड व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस, बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। तो हम लोग बोलेंगे कि these concentration terms are used when solute is present in traces और trace quantity। अब समझते हैं पीपीएम। अगर मुझे पीपीएम लिखना है, पार्ट्स पर मिलियन, तो मैं क्या लिखूंगा? पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट
अब सॉल्यूट का मास हम लोग किस में लेंगे? ग्राम में। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय नीचे क्या रहता है आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? ml में। और पार्ट्स पर मिलियन है तो 10⁶ में देखना है। तो इसका मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच इज प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन हमें 10⁶ में देखना है या 10⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन में देखना है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ कर देंगे, ये हो जाएगा ppm। अब देखिए इसको कई तरीके से डिफाइन किया जाता है, जैसे इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पार्ट ऑफ सॉल्यूट which is present in present in 10⁶ part of solution is ppm। मैंने क्या बोला? पार्ट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ सोल्यूशन इज ppm। जैसे अगर 1 ml में देखा तो W/V है, 100 ml में देखा, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में देखा तो W/V परसेंटेज है, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में देखा तो स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर 10⁶ ml ऑफ सोल्यूशन में देखा कि कितने ग्राम सॉल्यूट है तो ppm है। इस तरीके से बाकी भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला ppb, पार्ट्स पर बिलियन, तो आप कैसे लिखेंगे? पार्ट्स पर बिलियन, W ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन V ml ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई बिलियन है तो हम क्या देखेंगे? 10⁹ ये आ गया पार्ट्स पर बिलियन। बहुत सिंपल तरीके से आप पार्ट्स पर बिलियन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसको अगर डिफाइन करना तो आप बोलेंगे पार्ट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 10⁹ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, या इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करना हो तो आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच इज प्रेजेंट इन 10⁹ ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको ऐसे पीपीटी लिखना हो पार्ट्स पर ट्रिलियन तो आप क्या लिखेंगे? W ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई V ml ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई ट्रिलियन है तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। ये यहां पर पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ppm, ppb और ppt तब यूज होते हैं जबकि सॉल्यूट ट्रेस अमाउंट में हो। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत कुछ इसमें कहानी अभी सुनना बाकी है, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट करिए। जब आप इसको नोट करेंगे फिर उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू करके इसका डिटेल आगे का देखेंगे। नोट करिए। बच्चों अब हम लोग जो अगला कंसेप्ट सीखने वाले हैं पीपीएम और पीपीबी पीपीटी से रिलेटेड, वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर हम बात करें पीपीएम की तो पीपीएम है क्या? पीपीएम है W ग्राम, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है ना, डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं अभी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। ये यहां पर पीपीएम आ गया। अब बच्चों इसमें हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि जो W लिखा है वो क्या है और जो वॉल्यूम लिखा है वो क्या है। तो हमें पता है कि जो W है दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट और ये जो V है वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने जब आपको कंसंट्रेशन टर्म का कंसेप्ट सिखाया था तभी बोला था कि जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हमको पढ़ने हैं
उसमें नीचे सॉल्यूशन रहने वाला है। लेकिन मोलैलिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो हमने अभी पढ़ा इसके पहले, उसमें नीचे सॉल्वेंट रहता है, ठीक है। लेकिन अब आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कई बार आप देखेंगे यहां डिनोमिनेटर पीपीएम का न्यूमेरिकल, पीपीएम, पीपीबी और पीपीटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे नीचे यहां पर सॉल्वेंट लिखा रहेगा। वॉल्यूम की जगह में हो सकता है सॉल्वेंट का मास लिख दे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह में हो सकता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन लिख दे। मतलब यहां पर इस V की जगह में, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह में हो सकता है आपको VmL ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ मिल जाए, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml। हो सकता है आपको यहां पर W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ मिल जाए, या हो सकता है यहां पर आपको W ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ मिल जाए। इनमें से कुछ भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। बाय फैक्ट, बाय डेफिनेशन इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते टाइम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम भी यूज हो सकते हैं। बात आता है सर ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों, वो पीपीएम, पीपीबी और पीपीटी के कंसेप्ट में छुपा हुआ है। पीपीएम, पीपीबी और पीपीटी हम तब यूज करते हैं जब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो और उसमें पड़ा हुआ सॉल्यूट बहुत कम हो। मान लीजिए यहां पर हमने सॉल्वेंट लिया, पानी लिया, ठीक है ना, पानी ही सॉल्वेंट होता है मोस्टली। सॉल्वेंट लिया, पानी, कितना पानी लिया? मान लो यहां पर हमने 10,000 ml पानी लिया। ध्यान समझिएगा, अब पानी का डेंसिटी कितना होता है? नियरली 1। तो जितना पानी लिया, मान लो 10,000 ml लिया, तो पानी का डेंसिटी नियरली होता है, डेंसिटी इज नियरली 1 ग्राम पर ml। तो जितना पानी लिया नियरली उतना ही पानी का, जितना पानी का वॉल्यूम लिया नियरली उतने ही ग्राम यहां पर पानी का मास हो जाएगा। हमने पानी लिया नियरली 10,000 ml, तो इसका मास हो जाएगा नियरली 10,000 ग्राम, बिकॉज पानी का डेंसिटी होता है नियरली 1 ग्राम पर ml। तो जितना यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर है ml में, उतना ही अप्रोक्सीमेटली उतना ही मास ऑफ वाटर होगा ग्राम में, जस्ट बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज नियरली 1 ग्राम पर ml। अब इसमें मैंने यहां पर बहुत कम क्वांटिटी में कोई सॉल्यूट डाल दिया, बहुत कम क्वांटिटी में, ट्रेसेस में डाल दिया। मान लीजिए यहां पर मैंने 0.0001 ग्राम सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब बताइए इतना कम अमाउंट में जब सॉल्यूट जाएगा, ऐसे समझो कि 10,000 ml पानी था और उसे बहुत पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा ऐसे नमक इसके अंदर डाल के डिसॉल्व कर दिया। अब बताओ इतना कम अमाउंट में जब सॉल्यूट जाएगा 0.0001 ग्राम, इतना कम सॉल्यूट जब जाएगा तो जो वाटर का वॉल्यूम 10,000 ml था वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा क्या? आंसर है बिल्कुल भी नहीं, नेग्लिजिबल चेंज होगा। ये वैसे ही है कि समुद्र है और उस समुद्र में हम कूद गए और हम बोले बताओ समुद्र का पानी कितना बढ़ गया? आंसर बहुत ज्यादा चेंज है, नेग्लिजिबल चेंज हुआ। तो ये समुद्र है और उस समुद्र के अंदर थोड़ा सा हमने सॉल्यूट डाल दिया तो उसका वॉल्यूम में चेंज नेग्लिजिबल होगा। अब जितना पानी का वॉल्यूम था नियरली उतना ही बनने वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, बिकॉज सॉल्यूट इज इन ट्रेसेस। ये चीज हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी नियरली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बिकॉज सॉल्यूट इज इन ट्रेसेस। पहली चीज हो गई। सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम नियरली इक्वल होगा क्योंकि सॉल्यूट यहां बहुत कम क्वांटिटी में है। मैंने बोला ना समुद्र है और उसमें हम कूद गए और हम बोले बताओ समुद्र का पानी कितना बढ़ गया या कितना कम, कुछ चेंज नहीं हुआ, नेग्लिजिबल चेंज हुआ क्योंकि हम उस सी वाटर के सामने कुछ नहीं है, ट्रेस है। ये हो गया एक बात। अब डेंसिटी नियरली कितना था? 1 ग्राम पर ml। तो जितना सॉल्वेंट का वॉल्यूम था उतना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम रह गया क्योंकि सॉल्यूट ट्रेस क्वांटिटी में था और चूंकि डेंसिटी नियरली 1 है तो जितना सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उतना ही अप्रोक्सीमेटली उतना ही, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली उतना ही सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का मास भी रहेगा।
तो चूंकि यहां पर सॉल्यूट रेसेस में होता है तभी हम पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी यूज करते हैं। और जब इतना कम क्वांटिटी में सॉल्यूट रहेगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्वेंट का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्वेंट का वॉल्यूम, सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूशन का मास, ये सब नियरली इक्वल होंगे। इसलिए इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन एमएल, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम यूज हो सकते हैं। ये क्यों आया? जस्ट बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज नियरली 1 ग्राम पर एमएल। मतलब जितने एमएल पानी है नियरली उतना ही ग्राम पानी होगा, जितने ग्राम सॉल्यूशन है नियरली उतना ही ग्राम सॉल्यूशन होगा अगर सॉल्यूट रेसेस में है तो। बट बाई डेफिनेशन इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी पता होना चाहिए। बाई डेफिनेशन इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी पता होना चाहिए। दिस इज डेफिनेशन एंड दिस इज ट्रिक, जुगाड़ है ये, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इफ solute is present in traces, then volume of solution can be replaced by volume of solvent or mass of solvent or mass of solution। ठीक है, हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर सॉल्यूट रेसेस में है तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इनमें से किसी भी फॉर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। बट बाय डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच इज प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज एक्चुअल फैक्ट एंड दिस इज ट्रिक, और दिस इज मतलब एजम्पशन कह सकते हैं आप इसको, या अप्रोक्सीमेशन कह सकते हैं, ज्यादा सही रहेगा। दिस इज अप्रोक्सीमेशन, दिस इज एक्चुअल फैक्ट एंड दिस इज अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब आप इसको नोट करिए, फिर हम पीपीएम पर बेस्ड बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसकी मदद से हम पीपीएम का यूनिट निकालेंगे। नोट करिए। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जिसमें बोला गया है कि 1 ppm इज, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ये एनसीईआरटी की लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ने जो लाइन लिखा है पीपीएम के डिटेल डिस्कशन में, उसी से क्वेश्चन उठाया गया है, मतलब उस कंसेप्ट से क्वेश्चन उठाया गया, ऐसा कह सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। जब सॉल्यूशन की बात आएगी तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया 1 ppm होता क्या है। तो 1 ppm होता है, 1 ppm मतलब 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 10⁻⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर 2 ppm बोलता तो 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 10⁻⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन। 3 ppm बोलता तो 3 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 10⁻⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन। 10 ppm बोलता तो 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 10⁻⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से आप ppm को लिख सकते हैं। आपने ये लिख लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 ppm का मीनिंग समझ में आना चाहिए। अगर 2 ppm लिखता तो हम उसके अकॉर्डिंग लिखते लैंग्वेज। चलो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला? 1 मिलीग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर मतलब कितना? 1000 ml।
1 लीटर मतलब 1000 ml सॉल्यूशन में कितना है, 1 मिलीग्राम सॉल्यूट है, 1 मिलीग्राम सॉल्यूट है। 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मिलीग्राम सॉल्यूट है। 1 लीटर मतलब कितना, 1000 ml सॉल्यूशन। तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10³ ml सॉल्यूशन में 1 मिलीग्राम को ग्राम में बदलो तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ ग्राम सॉल्यूट है। भाई 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम और 1 लीटर इज इक्वल टू 10³ ml। तो 10³ ml सॉल्यूशन में 10⁻³ ग्राम सॉल्यूट है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 10⁻6 ml ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर इसको 10⁻6 बनाना है तो क्या करेंगे, ये 10⁻3 पहले से है, ये 10⁻3 पहले से है, इसको 10⁻3 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 10⁻6 बन जाएगा। लेकिन अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻3 से तो उधर भी करेंगे 10⁻3 से। तो यहां पर मैं इसको, ये 10⁻3 था, इसको मैं 10⁻3 से और मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा 10⁻6। अब मैं बोलूंगा 10⁻6 ml ऑफ सॉल्यूशन में मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 10⁻3 से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में भी करूंगा। अब सोचो इसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10⁻³ इंटू 10⁻3 1 बचेगा, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आ गया। 10⁻6 ml ऑफ सॉल्यूशन में 1 ग्राम सॉल्यूट आ गया। ये क्या हो गया, ये हो गया 1 ppm हो गया, ये 1 ppm मतलब फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया। लेकिन इसका लेकिन सिंगल करेक्ट आंसर नहीं, मल्टीपल करेक्ट है। यहां पर हो सकता है कि कोई और आंसर भी करेक्ट हो, तो सबको चेक करके से देखते हैं। चलो सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड में क्या बोला गया, 1 मिलीग्राम पर ml। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 ml में 1 मिलीग्राम सॉल्यूट है। अब डायरेक्टली लिख देते हैं, 1 ml में 1 मिलीग्राम सॉल्यूट है। तो 1 ml मतलब अब अपने को कितना में चाहिए, 10⁻6 ml में चाहिए। तो इसको 1 ml तो पहले से 10⁻6 बना दो। तो 10⁻6 ml सॉल्यूशन में यहां भी 10⁻6 मल्टीप्लाई होगा। भाई इधर जब किया 1 ml था, 1 ml को 10⁻6 ml में कन्वर्ट किया तो उसके लिए क्या किया, इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट में किया तो राइट में भी 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10⁻6 मिलीग्राम। इसको ग्राम में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻6 इंटू 10⁻³ ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। क्या ये ppm है, तो आंसर नहीं है। चलो अगली बात करते हैं। थर्ड में क्या बोला, 1 माइक्रोग्राम पर लीटर। 1 माइक्रोग्राम पर लीटर, इसका मतलब कि 1 लीटर में, माइक्रो मतलब 10⁻6 ग्राम सॉल्यूट है। 1 लीटर मतलब कितना, 1000 ml। तो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में 10⁻6 ग्राम सॉल्यूट है। इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं, 10⁻3 ml सॉल्यूशन में 10⁻6 ग्राम सॉल्यूट है। अब मैं इसको बनाना चाहता हूं 10⁻6, तो क्या करूंगा, 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 10⁻6 ml सॉल्यूशन में, इधर 10⁻3 से किया तो उधर भी करेंगे तो 10⁻³ ग्राम सॉल्यूट आएगा। क्या ये 1 ppm है। फिर बोलता हूं 1 लीटर था, 1 लीटर में 10⁻6 ग्राम था। 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 को लिख दिया 10⁻3 ml में 10⁻6 ग्राम सॉल्यूट है। ppm देखने के लिए 10⁻6 ml सॉल्यूशन होना चाहिए। 10⁻3 को 10⁻6 में बदलने के लिए 10⁻3 से मल्टीप्लाई किया, इधर किया 10⁻3 से मल्टीप्लाई तो उधर भी करेंगे तो ये बन गया 10⁻6 और ये बन गया 10⁻3। 10⁻6 ml में 10⁻3 ग्राम सॉल्यूट है। क्या ये 1 ppm है, नहीं, ये 10⁻3 ppm है, तो ये नहीं होगा। चलो अगला सॉल्व करते हैं। फोर्थ में क्या बोला, 1 माइक्रोग्राम पर ml।
इसका मतलब क्या हो गया, 1 ml में 10 टू द पावर, माइक्रोग्राम मतलब 10 पावर माइनस 6 ग्राम सॉल्यूट है, इसको 10 पावर 6 बनाएंगे तो 10 पावर 6 ml, 1 ml को 10 पावर 6 ml बनाने के लिए 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर किया 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई तो उधर भी करेंगे। अब 10 पावर माइनस 6 को 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बचेगा, 1 ग्राम सॉल्यूट। देखो 10 पावर 6 ml सॉल्यूशन में 1 ग्राम सॉल्यूट आ गया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 1 ppm हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 ppm हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया अपने सामने। इधर देखो, जैसे कितना है, 10 पावर 3 आया ग्राम 10 पावर 6 में, मतलब ये 10 पावर 3 ppm है। इस तरीके से आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, और इंपॉर्टेंट बात ये पता चलती है, इसको हम नोट की फॉर्म में लिखेंगे, और वो ये है कि ppm इज इक्वल टू पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू, अब यहां पे इसका आंसर एक और कौन सा आ गया, फोर्थ वाला भी ppm है। तो हम बोल सकते हैं 1 ppm इज इक्वल टू, या ppm इज इक्वल टू, ppm का एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं W, इसके अकॉर्डिंग लिखे तो W माइक्रोग्राम डिवाइड बाई VmL, और फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं W मिलीग्राम पर लीटर। बट हमारे काम का ज्यादा फर्स्ट वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी ने फर्स्ट वाले को लिखा है, सेकेंड वाला हमारे काम का उतना ज्यादा नहीं है। एनसीईआरटी ने इसके बारे में लिखा है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो पीपीएम का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ पीपीएम आंसर जाएगा माइक्रोग्राम पर एमएल। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है W ग्राम अपॉन VmL इंटू 10 पावर 6। उसी से सॉल्व करते करते हम आगे बढ़े तो हमको पीपीएम का यूनिट दिखता है माइक्रोग्राम पर एमएल या फिर मिलीग्राम पर लीटर। इसका एक और डेफिनेशन बन सकता है, माइक्रोग्राम्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन में कितने माइक्रोग्राम सॉल्यूट है वो क्या बन जाएगा, पीपीएम। अब जरा देखिए, अगर पीपीबी लिखना हो तो पीपीबी में क्या होता है, माइक्रो मतलब कितना, 10 पावर माइनस 6। पार्ट्स पर बिलियन लिखना हो तो 10 पावर 9 होता है। तो देखिए पहले इसको समझते, पार्ट्स पर बिलियन है, बिलियन मतलब 10 पावर 6, तो 10 पावर 6 को 10 पावर माइनस 6 बनाओ तो माइक्रो बन जाएगा। तो देखो माइक्रोग्राम पर एमएल आ गया। ऐसे बात करें पार्ट्स पर बिलियन, तो बिलियन में क्या होता है 10 पावर 9। अब 10 पावर 9 को 10 पावर माइनस 9 बनाओ तो 10 पावर माइनस 9 को हम क्या बोलेंगे, नैनोग्राम बोल देंगे। तो पार्ट्स पर बिलियन का अगर यूनिट लिखना होता तो आ जाता नैनोग्राम पर एमएल। समझ में आ गया। एक बार बोलता हूं, पार्ट्स पर मिलियन के लिए 10 पावर 6 है, इसको 10 पावर माइनस 6 बनाओ तो क्या बन जाएगा, 10 पावर 6 माइक्रो हो जाएगा, और ग्राम लिखोगे तो माइक्रोग्राम। ऐसे पार्ट्स पर बिलियन लिखना हो तो 10 पावर 9 होता है, 10 पावर 9 को 10 पावर माइनस 9 बनाओ तो माइनस 9 को हम लोग क्या लिखेंगे, नैनो, तो ये जाएगा नैनोग्राम। तो पार्ट्स पर बिलियन लिखना हो तो आ जाएगा नैनोग्राम पर एमएल, पार्ट्स पर मिलियन लिखना हो तो माइक्रोग्राम पर एमएल। बट एनसीईआरटी ने पार्ट्स पर मिलियन के बारे में ही डिटेल लिखा है, इसलिए मैंने यहां सिर्फ पार्ट्स पर मिलियन पे ही ध्यान दिया। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू दो बातें सिखाना चाहता हूं, जरूरी नहीं कि सिर्फ माइक्रोग्राम पर एमएल हो, मिलीग्राम पर लीटर भी हो सकता है। सेम कंसेप्ट दूसरे आप टर्म्स में भी लगा सकते हैं, मतलब पीपीबी और पीपीटी में। बट इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, मतलब लॉजिक ध्यान रखेंगे, रट्टा थोड़ी मारना है, लॉजिक ध्यान रखना है, डेफिनेशन पता होना चाहिए, तो आप कोई भी कंसेप्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको नोट करिए। बच्चों अब हम लोग सीखने वाले हैं मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन चैप्टर में यूज होने वाला, मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म है। ठीक है,
मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए बहुत एक सिंपल एग्जांपल होगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जांपल। जैसे मान लो मैंने यहां पर ये 3 कंटेनर लिए, ठीक है ना, मैंने जानबूझकर अलग अलग कलर के लिए है, ये रेड है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए मुझे इसका फ्रैक्शन पता करना है रेड वाले का, तो पहले ये पता करो कि कौन सा फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, नंबर फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बहुत से तरीके से समझा जा सकता है। जैसे मान लो किसी ने बोला कि इस रेड वाले का मास फ्रैक्शन बताओ, तो क्या करेंगे, मास ऑफ दिस रेड डिवाइडेड बाई टोटल मास, मतलब इन तीनों का मास, इसका मास फ्रैक्शन पता करना है। तो मास ऑफ दिस रेड डिवाइड बाई टोटल मास फ्रैक्शन आ गया। मान लो किसी ने बोला नहीं इस ब्लू वाले का मास फ्रैक्शन बताओ, तो मास ऑफ दिस ब्लू डिवाइड बाई टोटल मास, मतलब तीनों का मास, ये आ गया इसका ब्लू वाले का मास फ्रैक्शन। ऐसे ब्लैक वाले का आ जाएगा। किसी ने बोला वॉल्यूम फ्रैक्शन बताओ, तो पूछोगे किसका, मान लो बोला गया कि नहीं इस ब्लैक वाले का वॉल्यूम फ्रैक्शन बताओ, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, इस ब्लैक वाले का वॉल्यूम फ्रैक्शन आ गया। बोला इस रेड वाले का वॉल्यूम फ्रैक्शन बताओ, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस रेड अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फ्रैक्शन आ गया। बोला नंबर फ्रैक्शन बताओ, मान लो बोला गया कि इस ब्लू वाले का नंबर फ्रैक्शन बताओ, तो क्या करेंगे, इसका नंबर निकालेंगे अपॉन टोटल नंबर, इसका नंबर फ्रैक्शन आ गया। ऐसे ही है मोल फ्रैक्शन। समझना 3 चीजें हैं यहां पर। आपसे बोला गया कि इस रेड वाले का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ दिस रेड डिवाइड बाई टोटल मोल्स, मतलब मोल्स ऑफ ब्लू प्लस मोल्स ऑफ ब्लैक प्लस मोल्स ऑफ रेड। क्या करेंगे, मोल्स ऑफ, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है रेड वाले का, तो मोल्स ऑफ रेड डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, मतलब मोल्स ऑफ ब्लू प्लस मोल्स ऑफ ब्लैक प्लस मोल्स ऑफ रेड। इस रेड वाले का मोल फ्रैक्शन आ गया। बोला इस ब्लू वाले का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ ब्लू डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, मींस मोल्स ऑफ ब्लू प्लस मोल्स ऑफ रेड प्लस मोल्स ऑफ ब्लैक प्लस मोल्स ऑफ रेड। इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट निकाल सकते हैं। सिंपल है। और मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन टर्म कहीं भी यूज हो सकता है, इसलिए पूछना पड़ रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन की मास का फ्रैक्शन की नंबर का फ्रैक्शन की वॉल्यूम का फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन चाहिए वो पूछना पड़ेगा। चलिए अब इसको समझते हैं। मान लीजिए कि यहां पर एक सैंपल है, ये कंटेनर है मान लो, और इस कंटेनर के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है और तीसरा कंपोनेंट सी है। ए का मोल है मान लो Na, बी का मोल है मान लो Nb और सी का मोल एज्यूम कर लो Nc। अब बोला गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या करेंगे बताओ, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स, मींस मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। ये आ गया ए का मोल फ्रैक्शन। किसी ने बोला कि नहीं बी का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे बी के मोल्स, तो मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। ये आ गया यहां पर। कितना सिंपल सा कंसेप्ट है। ऐसे ही किसी ने बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालिए, इसका सी का, तो क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिख देंगे, मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। कितने भी कंपोनेंट हो अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगर मान लो मोल फ्रैक्शन का सम किया जाए, मतलब XA XB और XC इन तीनों का सम किया जाए, तो क्या होगा, जरा सम करिए, XA प्लस XB प्लस XC, तो क्या होगा, Na NB NC, Na प्लस NB प्लस NC, तीनों के डिनोमिनेटर में कॉमन निकल जाएगा। न्यूमरेटर में क्या बचेगा, यहां से Na, यहां से NB, यहां से NC, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा Na प्लस NB प्लस NC और नीचे भी आ जाएगा Na प्लस NB प्लस NC, मतलब 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1।
तो हम क्या बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। अगला बोला गया मान लो मोल फ्रैक्शन का रेशियो, तो यहां पर हम लोग लिख भी सकते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस फॉर द गिवन मिक्सचर is always 1। दूसरा मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालें तो क्या होगा, मान लो मैंने किया XA अपॉन XB, XA अपॉन XB किया, XA अपॉन XB करो क्या होगा, NA प्लस NB प्लस NC, NA प्लस NB प्लस NC कैंसिल हो जाएगा, बचेगा NA अपॉन NB। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, XA अपॉन XB इज इक्वल टू NA अपॉन NB। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल्स के रेशियो के बराबर होता है। आप ऐसे ही XA प्लस XC का रेशियो, XA और XC का रेशियो, XB XC का रेशियो, किसी इनमें से रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके बेसिस पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शंस is equal to the ratio of moles। मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल्स के रेशियो के बराबर होता है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मोल फ्रैक्शन और मोल बराबर होगा, जरूरी नहीं है। मोल फ्रैक्शन और मोल का रेशियो सेम होगा, मोल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो इसका मोल फ्रैक्शन है 0.2, मान लो इसका मोल फ्रैक्शन है 0.3, तो रेशियो क्या बना, 2/3 बना। इसका मोल फ्रैक्शन मान लो 0.2 है और इसका मोल फ्रैक्शन मान लो 0.3 है, तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो आ गया 2/3। लेकिन मोल जब निकालने चले तो पता चला इसका 4 मोल था, इसका 6 मोल था। तो मोल इसका 4 है, इसका 6 है, तो 4/6 निकाला, 2/3 आया। अब मोल फ्रैक्शन 0.2 0.3 था तो 2/3 आया। तो मोल फ्रैक्शन और मोल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मोल फ्रैक्शन और मोल का रेशियो सेम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब आप ये मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट जल्दी से नोट करिए, फिर अपन इसके आगे की बात करते हैं। बच्चों अब हम लोग यहां पर 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देखेंगे। फर्स्ट में लिखा है रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। सीधा सीधा मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू W इंटू 1000 डिवाइड बाई MW इंटू VmL। मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। ये जो इतना टर्म है, ये वाला टर्म, ये क्या बन जाएगा, ये स्ट्रेंथ बन जाएगा कि नहीं, ये टर्म क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगा। अब यहां से आप इसको S लिख दीजिए तो, और इसको MW को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको रिलेशन मिल जाएगा S इज इक्वल टू M इंटू MW। S इज इक्वल टू M इंटू MW। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास। ये आ गया स्ट्रेंथ और मोलैरिटी का रिलेशन, स्ट्रेंथ और मोलैरिटी का रिलेशन। बहुत सिंपल है, कुछ खतरनाक बात नहीं है। अगला लिखा गया यहां पर रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड नॉर्मेलिटी। यहां लिखा गया रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड नॉर्मेलिटी। तो फिर से नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख देंगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल, नॉर्मेलिटी में क्या होता है, मोलैरिटी में मोल होता है, नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट होता है। और इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, या ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो W अपॉन EW अपॉन VmL, और ऊपर क्या आ जाएगा 1000। अब जरा ध्यान से फिर से देखिए, यहां पर W
अपॉन VmL इंटू 1000, ये टर्म क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, यहां स्ट्रेंथ लिख दीजिए तो EW इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। ये आ गया स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी का रिलेशन। और ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये बहुत बार काम आता है, कई बार जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो हमको बहुत हेल्प होता है इस फॉर्मूले से। और स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर लीटर, पता होना चाहिए आपको। ऐसे याद रखेंगे, S इज इक्वल टू N इंटू ई है तो आप याद रखेंगे सनी, क्या याद रखेंगे, सनी देओल 2.5 किलो का हाथ है ना, तो सनी याद रखेंगे, सनी, तो सनी से S इक्वल टू N इंटू ई, तो मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ के लिए नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास किया। अब इसे आप इस पे पहुंच जाएंगे, कैसे, नॉर्मेलिटी से रिलेटेड टर्म क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट से रिलेटेड टर्म क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, तो N इंटू इक्विवेलेंट मास, तो नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास, मोलरिटी इंटू मोलर मास, ये स्ट्रेंथ हो गया। नेक्स्ट देखेंगे अपन रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। तो आप नॉर्मेलिटी या मोलरिटी किसी में से एक का फॉर्मूला लिख लीजिए। मालूम है, नॉर्मेलिटी का लिख लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर इक्विवेलेंट भी हम बोल सकते हैं, डिवाइड बाय V लीटर। अब इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर डिवाइड बाई V लीटर। इसमें से मोल अपॉन V लीटर, ये टर्म क्या बन जाएगा, इतना, ये टर्म क्या बन जाएगा, मोलरिटी बन जाएगा कि नहीं। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन V लीटर, क्या बन गया, मोलरिटी इंटू इधर आ गया वैलेंसी फैक्टर। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये फॉर्मूला तो बहुत ही ज्यादा काम का है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये फिजिकल केमिस्ट्री के नियरली हर एक चैप्टर में किसी न किसी तरीके से यूज हो ही जाता है। और वैलेंसी फैक्टर का कंसेप्ट हम पहले ही सीख चुके हैं, एसिड के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए, आयन के लिए। ठीक है, अब आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, एक साइड में इसको नोट कर लीजिए और दूसरी साइड में इसको नोट कर लीजिए। छोटा छोटा डेरिवेशन है, कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं, नोट करिए। बच्चों, अब हम लोग आज के लेक्चर का लास्ट कंसेप्ट देखेंगे और वो है, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है मैंने, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स आर। कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा हिंट है, और हिंट ये है कि वॉल्यूम depends on टेम्परेचर। बस इतना ही हिंट सफिशियंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ये मैं क्लोज्ड कंटेनर ले लेता हूं, बंद कर देता हूं समझाने के हिसाब से, ठीक है ना। ओपन कंटेनर में भी कंसेप्ट आप लगा सकते हैं। ये यहां पर मान लो इसके अंदर जो पानी भरा है वो 200 ml है और इसका मास है मान लो 200 ग्राम है। अब मैंने इसको गर्म किया, मान लो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे था, मैंने टेम्परेचर बढ़ा के 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया। बॉयल करने की बात नहीं, बस थोड़ा बहुत गर्म करने की बात हो रही है। तो मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सर मास तो उतना ही रहेगा ना, 200 ग्राम पानी था, गर्म करेंगे तो 500 ग्राम थोड़ी हो जाएगा। लेकिन गर्म करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे। जैसे मान लो 2 मॉलिक्यूल यहां पर है, अब इसको हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे तो उससे वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन मास उतना ही रहेगा। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि अगर आपको पेट्रोल लेना है तो पेट्रोल पंप पे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग लेना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं जनरली, क्योंकि आपको पता है कि जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलता है वो वॉल्यूम में मिलता है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर ऐसे। अब क्या होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब अगर ठंडा मौसम है, टेम्परेचर कम है, तो क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास रहेंगे। मॉलिक्यूल्स पास पास रहेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा कम। तो उससे क्या होगा, आपको मान लीजिए आपने 1 लीटर पेट्रोल बोला तो आपको 1 लीटर में थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्यूल ज्यादा होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए। वॉल्यूम आपको रीडिंग 1 लीटर दिखा रहा है, रीडिंग 1 लीटर दिखा रहा है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है क्योंकि पास पास है मॉलिक्यूल्स। वहीं जब गर्म है तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए। आपको वॉल्यूम 1 लीटर ही दिया, लेकिन उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए। ऐसा नहीं होता कि अब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा कि आप 1 लीटर सुबह लिए और दोपहर में लिए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, नहीं है, दैट इज नेग्लिजिबल चेंज। बट मैं यहां पर इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो लोग जनरली कहीं कहीं इधर उधर बोलते रहते हैं कि सुबह सुबह पेट्रोल भराने से थोड़ा ज्यादा पेट्रोल मिलता है, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि सुबह सुबह टेम्परेचर कम रहता है, ठंडा रहता है, टेम्परेचर कम रहेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स पास रहेंगे, तो उतने ही 1 लीटर में आपको ज्यादा मॉलिक्यूल मिल जाएंगे फ्यूल के। ऐसा इसलिए होता है। अगर वही मास में होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सुबह लीजिए, दोपहर में लीजिए, शाम लीजिए, मास आपने 2 kg बोला तो 2 kg ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम टेम्परेचर के हिसाब से बदल जाएगा। मान लो 1 लीटर वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो 30 डिग्री सेल्सियस में 1 लीटर नहीं रहेगा, वो कुछ और रहेगा। लेकिन मान लो 1 kg वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे भी 1 kg ही रहेगा। मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बट वॉल्यूम डिपेंड करता है। तो यहाँ वही लिखा, हिंट क्या लिखा है, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बस इतना ही हिंट सफिशियंट है। तो ऐसा कोई भी कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम आ जाएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। ऐसा कोई कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम आ जाएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे W/V, इसमें वॉल्यूम आ गया, कॉमा, W/V परसेंटेज वॉल्यूम आ गया, कॉमा, V/V वॉल्यूम आ गया, V/V परसेंटेज स्ट्रेंथ में भी क्या होता है, ग्राम पर लीटर, वॉल्यूम आ गया है, मोलरिटी मोल पर लीटर, नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम है। इसलिए ये सभी कंसंट्रेशन टर्म्स जो भी मैंने यहां पर लिखा, W/V परसेंटेज, V/V, ये सब के सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। ये सभी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैं लिखूं मोल फ्रैक्शन, पहले मैं लिख देता हूं यहां पर सबसे पहले, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि सबसे पहले इसको लिखना है, फिर भी W/W, इसमें क्या है, ऊपर भी मास नीचे भी मास, कहीं भी वॉल्यूम नहीं है। W/W परसेंटेज, इसमें कहीं भी वॉल्यूम नहीं है। मोल फ्रैक्शन, अब मोल फ्रैक्शन में मोल होता है, वॉल्यूम तो है नहीं, तो इसमें भी कहीं भी, जैसे मान लो 2 लीटर पानी है, उसे पानी के मान लो मोल कुछ भी x मोल है, अब गर्म कर देंगे तो उतने ही मोल रहेंगे ना, तो मोल जो है वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोलैलिटी में क्या आता है, ऊपर मोल है और नीचे kg है, कहीं भी वॉल्यूम नहीं है, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ppm या फिर ppb या ppt, ये सब भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ppm में तो वॉल्यूम है, फिर सर कैसे ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हुआ? तो आंसर है कि ppm में
सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि थोड़ा बहुत गर्म कर देने से उसके वॉल्यूम में जो इफेक्ट होगा वो नेग्लिजिबल होगा, इसलिए इसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में ही रखा जाता है। फिर बोलता हूं, पीपीएम यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पीपीएम से ही बन सकता है। जो पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन है, इसके अंदर क्या है, वॉल्यूम इतना ज्यादा है सॉल्यूट के कंपैरिजन में कि अगर आप गर्म करेंगे तो जो वॉल्यूम में चेंज होगा दैट विल बी नेग्लिजिबल। ऐसे समझ लो, फिर से वही एग्जांपल कि समुद्र है, सी वाटर है, समुद्र थोड़ा सा गर्म हो गया, थोड़ा सा ठंडा हो गया, बताओ उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बोलो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। एग्जैक्टली वही कंसेप्ट यहां लगा दो। तो पीपीएम इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें लोग गलती कर सकते हैं कि यहां पर वॉल्यूम तो आता है लेकिन वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि टेम्परेचर का इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा इसके लिए, इसलिए हम कहेंगे पीपीएम इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आप यहां पर इसको नोट कर लीजिए। यहां से कंसंट्रेशन टर्म का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।